नमस्कार दोस्तों, आज हम कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे जो कि मौर्योत्तर काल अर्थात मौर्यों के पश्चात भारत में शासन कर रहे हैं विशेष रूप से। और इन्होंने कला एवं संस्कृति को अच्छी ठीक ठाक मात्रा में संरक्षण दिया, जिस कारण से भारत का विकास हुआ। भारत का नहीं अपितु ये कहेंगे उत्तरी भारत का, खासकर जहाँ तक वाराणसी तक इनका शासन रहा। और इनका संबंध जो था वो मध्य एशिया से था, जहाँ से ये बिलोंग करते थे, जहाँ से ये आते थे। उसके पश्चात इन्होंने विभिन्न स्तर पर एक अच्छी शासन व्यवस्था दी, एक स्थायी शासन दिया, जिस कारण से सिल्क रूट पनपा और विश्व व्यापार को भी उसमें क्या हुई, बढ़ोतरी मिली, जिनसे इनको बहुत फायदा हुआ। और आप देख रहे होंगे सबसे पहली बार सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किनको जा रहा है, अधिक मात्रा में। सबसे पहली बार नहीं, माफ़ कीजिएगा, सबसे पहली बार अधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय भी किनको जा रहा है, कुषाणों को जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं कुषाण वंश के संदर्भ में। जैसे बताया मैंने आपको, मध्य एशिया के संदर्भ में आप देखेंगे ये रूस वाला जो पहले पुराना सोवियत संघ हुआ करता था, उसमें जो है तो 9 देशों में आप संस्कृतियों को इनकी आज भी देख सकते हैं। इनके द्वारा पहने जाने वाले कपड़े, शेरवानी का चलन खासकर जो आप देखते हैं, लंबे लंबे कुर्ते, टोपी, जूती वगैरह सब पहनने का चलन इन्होंने ही प्रारंभ किया। और पहनावे से लेकर, खान पान से लेकर तो युद्ध तक इनकी अलग अलग छाप रही। अलग अलग तरीके से इन्होंने खुद को प्रूव किया, सिद्ध किया और बेहतर शासकों के रूप में नजर आए। कुषाण वंश में अगर हम प्रारंभिक शासकों की बात करेंगे तो कुजुल कटफिसेस इसमें प्रमुख हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना की। और इन्हीं के द्वारा तांबे की मुद्राएं भी चलाई गई। और 78 ईस्वी तक इन्होंने जो है शासन किया। उनके राज्य में काबुल, गंधार, बैक्ट्रिया, बलूचिस्तान आदि प्रदेश सम्मिलित थे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इनके बारे में जानने लायक है वह है कि ये बौद्ध धर्म के मतानुयायी थे। चूँकि आप अगर सिविल सेवा की परीक्षा दे रहे हैं तो प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर बौद्ध धर्म का अनुयायी होना, इस तरीके के क्वेश्चंस की कुछ किसी भी तरीके से घुमा करके पूछ सकता है कुजुल कटफिसेस के संदर्भ में ही। ये किसके संदर्भ में है या ये किस शासक के संदर्भ में है। तो इन्होंने क्या किया, पार्थिव यानी पहलों को क्या किया, पराजित किया। गंधार तथा दक्षिण अफगानिस्तान पर भी क्या किया, इन्होंने अधिकार किया। इसके बाद हम अगर देखेंगे विम कटफिसेस के संदर्भ में, विम कटफिसेस कुजुल कटफिसेस के पुत्र थे। उनके मृत्यु के पश्चात वो शासन सत्ता में बैठेंगे। और उन्होंने जो है तो कुषाण साम्राज्य की जो सीमा थी उसको बनारस तक आगे बढ़ाया। इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि उन्होंने देवपुत्र, इसकी उपाधि ली है, देवपुत्र और सम्राटों का सम्राट। तो ध्यान रखिएगा कि इनमें देवपुत्र कभी भी पूछ सकता है कि देवपुत्र निम्नलिखित में से कौन से शासकों की उपाधि थी, तो वो कौन है, विम कटफिसेस, माफ कीजिए, कुषाण वंश के शासकों की या विम कटफिसेस की। उसके पश्चात आप देखेंगे कि नो ये शैव मत का अनुयायी था। कौन सा मत, शैव मत का अनुयायी था, जिस कारण से इनके अगर पिता बौद्ध मत थे तो विम कटफिसेस क्या थे, शैव मत थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कनिष्क जो है सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक हुआ। और ऐसा लगता है कि उसे भारत की सीमाओं के बाहर चीनियों से हार खानी पड़ी। लेकिन इतिहास में उसका 2 कारणों से नाम है। पहला यह है कि 78 ईस्वी में एक संवत चलाया, जिसे किस नाम से जाना गया, शक संवत नाम से जाना गया, जो कि आज भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में भी लाया जाता है। वहीं दूसरा, उसने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण किया था। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। और इसी के समय में कश्मीर में के कुंडल वन में क्या हुई थी, महायान संप्रदाय की को जो है अंतिम प्रारूप मिला। उसके पश्चात इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति थी, उसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि ये महायान संप्रदाय से संबंधित थे, इसलिए ध्यान रखिएगा कि कनिष्क कौन से संप्रदाय का संरक्षण किया इन्होंने, वज्रयान, हीनयान, महायान। तो महायान का इन्होंने संरक्षण दिया। अच्छा, रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की। तो देवपुत्र किसकी उपाधि थी, सम्राटों का सम्राट विम कटफिसेस, और यहाँ ये किसकी है, सीजर की उपाधि। और शकों की बात कौन सी व्यवस्था, छत्र प्रणाली शुरुआत की। कौन सी प्रणाली की शुरुआत की, छत्र प्रणाली की शुरुआत की। अच्छा, कनिष्क चूंकि साम्राज्य बड़ा था इसलिए राजधानी एक नहीं होगी, 2 तरीके से प्रशासन चला रहे होंगे। पेशावर एक, दूसरा मथुरा। पेशावर आप जानते हैं पाकिस्तान में, वर्तमान के खैबर पख्तूनख्वा में आज भी एक प्रमुख शहर जिसको पुरस्पुर नाम से जाना जाता था। और दूसरी की राजधानी क्या है, मथुरा है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इनके द्वारा जब क्षेत्र को विजित कर लिया गया
कनिष्क कश्मीर के क्षेत्र को, तो इन्होंने उसका नाम क्या रखा, कनिष्कपुर नाम जो है तो क्या किया, इसका रखा। और कनिष्क का ने जो है तो बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण और संरक्षण किया। उसके समय में कश्मीर के कुंडल वन में इसने वसुमित्र ने अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। मौर्य वंशी सम्राट अशोक के बाद कनिष्क ही बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था। कनिष्क ने अनेक बौद्ध विहारों, चैत्यों, स्तूपों का निर्माण करवाया। ठीक है, पुरुषपुर स्तूप उसके समय का प्रसिद्ध स्तूप है। इसके दरबार में पार्श्व अश्वघोष, अच्छा आज भी है, पेशौर की वगैरह कोई डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो उसमें आपको नजर आ जाएगा। पुरुषपुर का वह बौद्ध स्तूप संरक्षित है, नजर आ जाएगा। इसके दरबार में पार्श्व अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन जैसे विद्वान थे। ठीक है, क्योंकि इनके पास पैसा था, धन था सभी जगह पर, इसलिए कला का भी संरक्षण कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, इनके कला को जो इन्होंने मुख्य रूप से संरक्षण प्रदान किया, उसका प्रमुख कारण कुछ और नहीं, इनके पास पर्याप्त मात्रा में धन का होना था। समझ रहे हैं आप, आर्थिक विकास का होना था, जिस कारण से सामाजिक सांस्कृतिक विकास संभव हो चुका। अच्छा, इस चीज में आप देखेंगे औरंगजेब जो है, आधुनिक भारत में देखेंगे कि औरंगजेब बड़े क्षेत्र पर शासन कर रहा होगा, परंतु उसके समय कला का विकास अधिक मात्रा में नहीं देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत बढ़ रहा शासन व्यवस्था का वह दबाव उनको जो है उससे उठने नहीं देगा। उनके पास पर्याप्त मात्रा में साम्राज्य तो बड़ा होगा, लेकिन पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होने के कारण कोई धार्मिक कारण नहीं था कला संरक्षण न दिया जाना। आप अगर विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे तो औरंगजेब के समय में कला को संरक्षण न दिया जाना, उसका प्रमुख कारण था उसके पास धन का अभाव होना। तो दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। इनके आर्थिक विकास के कारणों में से एक रोम को जाने वाली, कहाँ से, चीन से रोम को जाने वाली सिल्क मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर, कहाँ पर, ध्यान रखिएगा, संभवतः पहला आक्रमण जो किसी कवि के लिए किया गया, बहुत खूबसूरत बात है। पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र, एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया। मालस्थान बागरा में पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क एक खड़ी मूर्ति अंकित है। मथुरा में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है जिसमें उन्हें घुटने तक चोगा एवं पैरों में भारी जूते पहने हुए दिखाया गया। कनिष्क का सन पांचाल से युद्ध हुआ था, जिसमें पहले तो कनिष्क की पराजय हुई, पर बाद में क्या हुआ, वह विजय हुआ। हालांकि विजय हुआ या नहीं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए, कला को बहुत इन्होंने संरक्षण दिया है। इसी दौरान सिल्क रूट पर इन्हीं का शासनकाल था। ठीक है, इसके बाद देखिए द्वितीय अशोक इनको कहा जाता है। कनिष्क द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्के पर बलि वेदी क्या वर्णित है, बलि वेदी पर बलि देते हुए दिखाया गया है। ये चीज़ ध्यान रखें कि किसी भी शासक के संदर्भ में कोई अलग बात अगर आ रही है, जैसे देवपुत्र उपाधि कौन लेते थे, कुषाण शासक, बलि वेदी सिक्के पर उसे बलि वेदी पर बलि देते हुए दिखाया गया, कौन है, ये कनिष्क हैं, कुषाण ही हैं। कनिष्क के दरबार में संरक्षण प्राप्त विद्वान कौन कौन हैं आपके, पहली बात अश्वघोष हैं, वह चतुर्थ बौद्ध संगीति क्या था, उपाध्यक्ष था। उच्च कोटि का साहित्यकार बुद्धचरित, इसी के लिए जो है युद्ध हुआ, और ये कहाँ से लाए गए थे, मगध से, पाटलिपुत्र से उठा करके लाए गए थे। नागार्जुन दार्शनिक और क्या था, वैज्ञानिक था, उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। उन्होंने अपने ग्रंथ माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसमें चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे और उन्हें प्रसिद्ध ग्रंथ महाभाष्य की रचना की, जो बौद्ध जात को पट्टिका, इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। चरक आयुर्वेद के आचार्य कनिष्क का राज्यवेद रहे, अच्छा इनके बारे में चरक संहिता को तो आप जानते ही होंगे। चरक संहिता जो कि आयुर्वेद के संदर्भ में एक ग्रंथ है। उसके बाद आप देखेंगे हुइस्क क्या था, कनिष्क का उत्तराधिकारी, और उसने क्या किया, कश्मीर में हुस्कपुर नामक नगर की स्थापना की। कश्मीर को जीत करके संपूर्ण कश्मीर का नाम कनिष्कपुर किसने रखा, कनिष्क ने रखा, लेकिन हुस्कपुर नाम का नगर कौन बसा रहा है, हुइस्क। तो यही सभी शासकों के बीच में डिफरेंट देखना है, सिर्फ युद्धों पर नजर नहीं जानी चाहिए। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो उस पर प्रमुख बल आपका होना चाहिए कला और संस्कृति के विकास पर, कहाँ पर कौन सी चोट हो रही है, जिसने ऐतिहासिक स्तर पर समाज को किस तरीके से प्रभावित किया। ठीक है, उसके एक बार हुइस्क, ध्यान रखिए किससे पराजित हुआ है, रुद्रदामन से पराजित हुआ है। ये वही रुद्रदामन है जिन्होंने क्या किया था, प्रथम संस्कृत का अभिलेख जो है मिल रहा है इनके समय, रुद्रदामन के समय में ही, और मालवा शासकों के रुद्रदामन द्वारा पराजित हुआ और मालवा शकों के हाथों में चला गया। कनिष्क कुल का अंतिम सम्राट कौन था, सम्राट वासुदेव था। कोई दिक्कत, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं।
आगे ये आप कनिष्क की जो तो आगे आप कुषाण सम्राट महाराजा देवपुत्र कनिष्क महाराजाधिराज, ये देख सकते हैं। इनकी कटी हुई प्रतिमा है, कहाँ से मिली है? मथुरा में रखी हुई है, मथुरा के संग्रहालय में है। क्योंकि ये सोने के सिक्के के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, तो इसको आप देख सकते हैं। गंधार और मथुरा शैली चित्रकला की शैलियाँ थी। ये कला एवं संस्कृति के स्तर पर आप पढ़ेंगे कि इनको इन्होंने क्या किया, संरक्षण दिया। तो ये जब हम कला और संस्कृति की चर्चा कर रहे होंगे तब इस पर विस्तृत चर्चा कर रहे होंगे, गंधार शैली और मथुरा शैली क्या थी। अच्छा, इनका संगमण, इनका संयोजन सिर्फ इसीलिए हो पाया क्योंकि कुषाण यहाँ पर क्या किए, शासन किए। और कुषाणों का शासन, नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है, संस्कृतियों के समन्वय का शासन था। ठीक है, युद्धों में नई तकनीक का शासन था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और उन्होंने समाज में नए नए जो है तो आयाम प्रदर्शित किए। इसमें रकाब का प्रयोग युद्धों के स्तर पर, घोड़े पे बैठ करके रकाब और जीन, जिससे घोड़ों पे सवारी करना आसान हुआ। कपड़े पहनना, कपड़े में कैसे शेरवानी का चलन जो आज भी आप देखते हैं। जूतियाँ पहनना, जूतियाँ पहनने का चलन, कोट वगैरह, बड़े बड़े लंबे कोट चलन, चूँकि ठंडे प्रदेश से आते थे इसलिए इनका तात्पर्य ठंडे कोटों से बहुत महत्व का रखता था। इसलिए इन शासकों ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास में अलग अलग महत्व की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अपन।